वेलकम टू न्यू सेशन। लास्ट वाला सेशन आपने देखा ही होगा। लास्ट वाला जो सेशन था उसमें जो फोकस किया गया था वो सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पर था कि आपको मराठी सीखनी क्यों है ना। आपको मराठी सीखनी क्यों है, और उसके साथ साथ अगर आप मराठी सीखते हो तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको क्या होगा। ये दो ही चीज़ें हैं। अगर आपको पता है आप अगर मराठी सीखते हो तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मराठी कैसे सीखनी चाहिए, है ना। वो चीज़ें या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने लास्ट वाले सेशन में देखी होगी, है ना। आपने देखी होगी। अगर आपने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप लर्न मराठी विथ ईरा एकेडमी इस चैनल पर जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर जाके आप इंट्रोडक्शन वाला जो सेक्शन है, इंटर वो जो सेशन था पहले वाला, यानी फर्स्ट सेशन, वो आप जाके देख सकते हो। अब ये जो सेशन है इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो मराठी की शुरुआत है ना, मराठी की जो शुरुआत है या फिर बेसिक हम किसे कह सकते हैं, बेस कहाँ होता है, मराठी की शुरुआत कैसे होती है, और वो बातें जो उसके बेस में है, शुरुआत में है, वो अगर आपको पता चली तो ऑब्वियसली आपको मराठी सीखने में, इवन मराठी स्पीकिंग में, राइटिंग में, और सारी चीज़ें जो मराठी से रिलेटेड हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी होने वाली है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये सारी बेसिक वाली चीज़ें देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलो फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका वेलकम करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ ईरा एकेडमी की तरफ से। मेरा नाम है अल्ताफ शेख सर। मैं आपको मराठी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पिछले 10 से 12 सालों से मराठी पढ़ाता रहा हूँ। मराठी जो सब्जेक्ट है और मराठी जो लैंग्वेज है वो पढ़ाता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है मराठी बेसिक्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मराठी सीखने में। तो आपका वेलकम करते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मराठी की जो शुरुआत है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो मराठी सीखने के लिए जो बेसिक है वो हमें समझना ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर, है ना। तो मराठी जो लैंग्वेज है उसमें या फिर उसको सीखने के लिए सबसे पहले या सबसे बेस, सबसे नीचे जो लेवल होती है वो होता है स्वर, है ना, जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। और मराठी में उसे कहते हैं स्वर। तो जो इंग्लिश है उसमें 5 ही वॉवेल्स हैं, है ना, ए ई आई ओ यू। लेकिन मराठी में इससे ज़्यादा है ना, मराठी में इससे ज़्यादा है। तो वो आपको सीखने ज़रूरी है। जिसको हम कहेंगे ना कि कोई वर्ड है, कोई लेटर है, वो फॉर्म कैसे होता है, वहाँ से हमको शुरुआत करनी है। तो आगे जाके हमको सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है वहाँ तक जाके पढ़ना है, ताकि क्या होगा, हमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे नीचे वाली लेवल है स्वर, और स्वरों को आज हमें पढ़ना है। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो इस सेशन में कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है? स्वर। और उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, स्वर हम देखते हैं कौन से हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिखेंगे कि कुछ स्वर है। उसके बाद में हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो स्वर हैं वो होते क्या है ना। वो जब आप समझते हो ना कि स्वर क्या है, तो फिर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये देखो आपके स्क्रीन पर ये स्वर है, जिसको मैं रीड करने जा रहा हूँ। आपको भी ठीक से, हाँ, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, कोई भी हो, इंग्लिश हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोनाउंसिएशन को होता है, उच्चारण को होता है। वो अगर अच्छा है तो ये समझ लिया जाता है कि आपकी वो जो लैंग्वेज है उस पर कमांड है, उस लैंग्वेज में आप नेटिव हो, है ना, ये समझ लिया जाता है ना। ये किससे पता चलता है? वो बस आपके प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है। आप उस लेटर का उच्चारण कैसे करते हो, उस वर्ड का उच्चारण कैसे करते हो, सेंटेंस कैसे डिलीवर करते हो, ये अगर आपको ठीक से आ गया तो ऐसा समझा जाएगा कि इस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो। और अगर आपको मराठी में फ्लुएंट होना है तो आपको बेस से ही जाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप जो लेक्चर देख रहे हो, ये जो सेशन देख रहे हैं, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो इससे पहले, है ना, जो इससे पहले पढ़ाई कर चुके हैं, मराठी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लैंग्वेज में वो फ्लुएंसी नहीं ला पाए जो होनी चाहिए थी। ऐसे लोग भी हैं। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को और आगे जो आने वाले सेशन हैं उनको भी कंप्लीट करना चाहूँगा। अगर आपको ये लगता है
जो स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, स्टूडेंट के अलावा, स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको ऐसे लगता होगा कि ये हमारे लिए नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके स्वर, उसके व्यंजन और उसकी जो बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में कहीं गलती रह जाती है कि आपको अब जाके ये मराठी सीखनी पड़ रही है। आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। जो भी मैं सिलेबस डिज़ाइन कर रहा हूँ, दोनों को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ। स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और ऐसे लोग जो सिर्फ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के लिए तो ज़रूरी है ना। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में अभी जा रहे हैं, जो स्कूल में मराठी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो मराठी सब्जेक्ट है उनको, उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है जो इससे पहले ये मराठी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उनको फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है। उनके लिए भी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ज़रूरी है। स्वर, व्यंजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बेस ही पक्का नहीं होगा तो आप आगे जाके कितने भी सेंटेंस रट लो, कितने भी वाक् प्रचार रट लो, कितने भी ये सारी चीज़ें कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको बेस ही मजबूत आपका करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो होती रहेगी। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने जो है स्वर है, मैं आपको रीड करने जा रहा हूँ, उसका मैं प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ, मराठी की है अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है ना। सबकी मराठी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, वो भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन प्योर लैंग्वेज भी अलग चीज़ होती है और डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर प्रादेशिक लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए आपको उच्चारण पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उच्चारण जो है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हिचकिचा के नहीं बोलना है ना। पूरी तरह से उसको ऐसे क्रिस्टल क्लियर बोलना है। ठीक है, तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, किस तरह से उच्चारण कर रहा हूँ। उसी तरीके से आपको करना है, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये पहले वाला है, ये है अ। हम पढ़ चुके हैं, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी करना है, कंपलसरी है। अ, उसके बाद है आ, ई, फिर है ई, है ना। फर्क है इस ई में और इस ई में फर्क है। पहला है ई और दूसरा है ई। उसके बाद है उ, फिर है ऊ और उसके बाद है रू। क्या कहा मैंने? उसके बाद है रू। आप इसको री नहीं बोल सकते, ये री नहीं है। हिंदी में भले ही आप उसको री बोलो, है ना। एक वर्ड है ऋषि, वर्ड क्या है? ऋषि। इसमें ये रू यूज किया जाता है। आप इसको हिंदी में री बोल सकते हो, ऋषि बोल सकते हो। मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मराठी पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि मराठी में ये रू है, ना कि री। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इसको रू ही बोलेंगे। आगे देखो, आगे है रू, रू। उसके बाद है ए, फिर है ए, फिर आई, न, फिर उसके बाद में है ओ, उसके बाद है औ और उसके बाद है औ। ये जो आखिरी के दो तीन स्वर है ना, इसमें थोड़ा सा सिमिलर लगता है। ओ, अ और औ। ओ, अ, औ, ये तीन स्वर है, इसमें थोड़ा सा सिमिलर लगता है, कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आपको फिर से मैं एक रिपीट करा दूंगा एक बार। ओ, अ, औ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपको समझना क्या है कि जो स्वर होते क्या है ना। ये स्वर तो आपने देख लिए, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा कि वो है कितने, वो भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हैं ये? 14। आमतौर पे जिसने पहले मराठी पढ़ी है उनको पता होगा कि स्वर 12 हुआ करते थे, है ना। स्वर कितने हुआ करते थे? 12 हुआ करते थे, लेकिन अब 14 हो गए। वो क्यों हुए, कौन से ऐड किए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्यों हुए, कौन से स्वर ऐड किए गए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि पहले स्वर 12 हुआ करते थे और अब स्वर 14 हो गए हैं। मराठी लैंग्वेज में कितने स्वर हैं? तो 14 स्वर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो स्वर है वो क्या है, ये आपको देखना जरूरी है। देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिन वर्णों का
जिन वर्णों का उच्चारण की बात हो रही है। हाँ, वर्णों का उच्चारण, वर्ण हम किसे कहेंगे? वर्ण कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर है मराठी का, उसे हम वर्ण कह सकते थे, कह सकते हैं। ये है, इसे भी हम वर्ण कह सकते हैं, है ना। उसको डिफाइन जब हम करेंगे ना, तब हम उसको आगे जाके स्वर कहेंगे, लेकिन उसको वर्ण कह सकते हैं। एक ब्रॉड लैंग्वेज में हम उसको वर्ण बोल सकते हैं। है, उसके बाद में क है, वर्ण बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी जो वर्ण है उसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता के बिना, अर्थात स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी वर्ण का उच्चारण अगर स्वतंत्र रूप से किया गया, यानी उसके उच्चारण में अगर किसी और वर्ण के हेल्प की जरूरत ना पड़ी, आई रिपीटिंग अगेन ना, अगर कोई वर्ण है उसका उच्चारण हमें करना है, और उसके उच्चारण करते वक्त अगर हमें और किसी वर्ण के हेल्प की जरूरत ना पड़ी, सहायता की जरूरत ना पड़ी, तो समझ लेना वो स्वर है। ठीक है, तो समझ लेना वो स्वर है। यानी किसी वर्ण के उच्चारण के लिए हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो क्या है? स्वर है। इतनी बात समझ गए? तो आगे देखते, स्वतंत्र रूप से अपने आप में उसे उच्चारण करने आना चाहिए, तो वो क्या है? स्वर है। और क्या है? ये हो गई पहली बात, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? होठों को एक दूसरे से छुए बिना, होठों को एक दूसरे से छुए बिना, या फिर ये पहले, ये दूसरी बात, होठों को एक दूसरे से छुए बिना। अब ये जो स्वर होते हैं ना, उनका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अपने जो होठ होते हैं, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं छूते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। स्वरों का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त होठ एक दूसरे से नहीं छूते हैं। अगर ऐसा वर्ण है उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त होठ एक दूसरे से ना छुए, तो समझ लेना वो क्या है? वो स्वर है। ठीक है, ये दूसरी बात समझ में आई। अब तीसरी बात क्या है? देखो, तीसरी बात ये है कि जीभ के किसी भी हिस्से का मुंह के किसी भी हिस्से को छुए बिना बाहर निकलने वाले ध्वनि को स्वर कहा जाता है। अगर हम किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और उस प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमारी जो जीभ है, यानी हमारी जो टंग है, हमारी जो जुबान है, वो अपने मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को ना छुई, किसी भी पार्ट को ना छुई, और उसका प्रोनाउंसिएशन निकल गया, उस साउंड को, वो जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, वो जो साउंड निकलता है, उसे हम स्वर कहते हैं, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि स्वर का उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ को हमारे मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को छूने की जरूरत नहीं है। ये अब आप बात ध्यान में रख लो, है ना। पहली बात क्या है? कि पहली बात यह है कि उसका उच्चारण बिना किसी की हेल्प का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उच्चारण करते वक्त हमारे जो होठ होते हैं वो एक दूसरे को नहीं छूते। तीसरी बात यह है कि हमारे मुंह के अंदर की, यानी कि हमारी जो जीभ है, वो हमारे मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को उसका उच्चारण करते वक्त नहीं छूती। वो सारी चीजें, वो सारे वर्ण स्वर है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्वर पहचानने के ये तीन तरीके हैं, ये तीनों होने चाहिए, है ना। तो वो क्या है? वो स्वर है। अब ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। मैं आपको एक स्वर देता हूँ, ये है आ, है ना। इसके पहले हमने देखे ना 14 स्वर, उसमें से एक उठा लिया, ये है आ। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त देखो, ट्राई कर लेंगे हम। आ जब हमने बोला, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये पहले वाला हो गया, है ना। पहले वाली एग्जाम में वो पास हो गया, तो वो है स्वर। दूसरे वाला क्या है? जब आ बोलते वक्त हमारे होठ एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए, है ना। हमारे जो होठ है वो एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए। तो आ बोलते वक्त वो छुए क्या? नहीं छुए। इसका मतलब वो जो दूसरी वाली जो एग्जाम है उसमें भी वो पास हो गया, यानी वो स्वर है। और तीसरी बात क्या है? कि वो क्या करना चाहिए? उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, आ इस वर्ण का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त क्या नहीं होना चाहिए? हमारी जो जीभ है, जो जुबान है, वो मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को टच नहीं करनी चाहिए। तो आ बोलते वक्त हमारी जुबान किसी भी पार्ट को टच नहीं की हमारे मुंह के अंदर के, यानी कि वो एक्चुअल में स्वर है ना। ये तीन चीजें हो गई। और एक का करके देखते हैं, ई को देखते हैं ट्राई करके, ऊ को देखो, ए को देखो, किसी को भी ट्राई करके देखो।
किसी के वर्ण की हेल्प की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, होठ एक दूसरे से नहीं छूते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, तो अपनी जो ज़ुबान है मुंह के अंदर के किसी भी पार्ट को नहीं छूती है। अपने मुंह के अंदर के पार्ट यानी क्या, हमारी जो तालू है वो, उसके बाद में दांतों का अंदर वाला पार्ट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अपने मुंह के अंदर की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ज़ुबान नहीं टच करती है। तो वो सारे होते हैं, क्या कहेंगे हम उसे, स्वर कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें अगर समझ में आ गई आपके, तो आपको स्वर पहचानना आ गया। तो स्वर ये होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये जो स्वर है इसकी लिस्ट आपके सामने है ना। एक बार मैं क्या करना चाहूँगा, इनको रीड करना चाहूँगा, है ना। एक बार किया था, फिर से एक बार करते हैं। ये है अ, फिर आ, ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ऐ, ओ, आ, औ। मैंने पहले आपको बताया जो प्रोनाउंसिएशन है ना वर्णों का, स्वरों का हो, व्यंजनों का हो, स्वरादि का हो, यानी किसी भी वर्ण का हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दब के बिल्कुल नहीं करना है, यही मराठी की खासियत है। ठीक है, तो ये है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें दो ऐसे स्वर हैं जिनको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा अलग कलर किया हुआ है ना, ये वाला ए और अ। कुछ तो वजह रही होगी जो इनको अलग कलर किया है। जो पहला वाला पेज था उसमें मैंने आपको बताया था कि दो जो स्वर हैं, पहले 12 हुआ करते थे, अब 14 है, और उसमें दो स्वर ऐड हुए हैं। तो ये वही स्वर है दो जो अपने मराठी के स्वरों में ऐड हो चुके हैं, है ना। और इसको ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ तो वजह रही होगी जो इनको ऐड किया गया। तो वजह क्या है, तो पहली बात तो ये देख लो कि स्वर कौन से हैं, वो है ए और अ। ए और अ, ये दो स्वर मराठी में ऐड किए गए। साल था 2009, है ना। 2009 के साल में एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया, है ना। एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया, एजुकेशनल था, और उसमें ये बताया गया कि इन दो स्वरों को ऐड करना है मराठी लैंग्वेज में, और वो ऐड की गई। उसके पीछे की वजह क्या थी, वजह यह थी, मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल देके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एक वर्ड मुझे लिखना है ना, एक वर्ड मुझे लिखना है, वो है एप्पल। क्या लिखना है, मुझे लिखना है एप्पल। तो मैं कैसे लिखूंगा, मराठी में, मराठी में लिखना है, हाँ? मराठी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम। मराठी में मुझे एप्पल लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने तो ढूंढ लिया कि मुझे अ तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, अ लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे और क्या लिखना पड़ेगा, मुझे प भी लिखना पड़ेगा, है ना, प, और फिर लिखना पड़ेगा मुझे अ। लेकिन ये हो गया तो ये क्या हो गया, अपल हो गया, अपल हो गया ना, ये अपल हो गया। लेकिन मुझे तो लिखना है एप्पल, और लिखा मैंने एप्पल। तो आप लोग बोलोगे, हाँ ये अब ये 2009 से पहले की बात हो रही है, इसमें ए और अ नहीं है। समझ लेना कि कुछ देर के लिए ये है ही नहीं, ये नहीं है। तो अब मैं एप्पल कैसे लिखूंगा, तो ये जो स्वर है 12, इनमें से मैं कौन से स्वर का इस्तेमाल करके एप्पल सही से लिख पाऊंगा। तो आप लोग कहोगे कि ए को कर लो, ए को इस्तेमाल कर लो। तो मैंने लिखा, ये लिखा एप्पल, ये तो एप्पल हो गया ना, मुझे लिखना है एप्पल। क्या लिखना है, एप्पल, ना कि एप्पल। तो कोई और कहेगा कि सर आई को यूज कर लो, तो ये है एप्पल। क्या होगा ये, एप्पल। मुझे क्या लिखना है, एप्पल। मैंने क्या लिखा, एप्पल। तो ये दोनों गलत हो गए, एक हो गया एप्पल, एक हो गया एप्पल। तो इनमें से कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो एप्पल को ठीक से लिख पाए, कोई भी ऐसा स्वर नहीं है। तो आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा स्वर नहीं था इन 12 स्वरों में जो इस एप्पल को लिख पाए। तो इस एप्पल को, या फिर इस जैसे, सिर्फ एक वर्ड की बात नहीं है, इस जैसे सारे वर्ड्स को लिखने के लिए ए को मराठी स्वरों में ऐड किया गया। बस अ के ऊपर के एक अ के ऊपर एक आधा चांद लगा दिया गया, जिसको कहते हैं अर्धचंद्र। क्या कहेंगे, अर्धचंद्र। इस अर्धचंद्र को अ के ऊपर लगा दिया और नया स्वर बना दिया गया, उसे कहते हैं ए। और जब इसको ऐड किया गया तो एप्पल में ठीक से लिख पाया, एप्पल। क्या लिखा, एग्जैक्टली लिखा मैंने एप्पल, है ना। तो ये बात है, इस वजह से। और इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि अब जो अंग्रेजी का जो बोलबाला बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स, अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स हिंदी, मराठी और उर्दू इन लैंग्वेजेस में डायरेक्टली यूज किए जाने लगे।
है ना, डायरेक्टली यूज़ किए जाने लगे। और एक ऐसी यही एक वजह रही कि क्योंकि हम डायरेक्टली यूज़ करने लगे ना इंग्लिश के वर्ड्स, हिंदी मराठी उर्दू में डायरेक्टली यूज़ करने लगे, इसलिए ये सारी चीज़ें ये वर्ड्स लिखने की ज़रूरत पड़ी और इन स्वरों को ऐड करना पड़ा। अब दूसरा स्वर क्या है, अ। अगर मुझे लिखना है ऑफर, क्या लिखना है मुझे, ऑफर, तो कैसे लिखेंगे? अगर पहले की बात करें, जब ये ऑन नहीं था तब की मैंने चूज़ किया, कौन सा स्वर चूज़ करूँ, मैंने आ लिख लिया, फिर लिख लिया र, है ना, ऑफर हो गया। लेकिन मुझे तो ऑफर लिखना है, तो कुछ कहेंगे कि सर ओ यूज़ कर लो, तो यहाँ पे मैंने लिखा, ये हो गया ऑफर, ये हो गया ऑफर, मुझे लिखना है ऑफर। तो किसी ने कहा सर ओ यूज़ कर लो, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑफर, क्या लिखा, ऑफर। ना तो मुझे ऑफर लिखना था, ना तो ऑफर लिखना था, मुझे तो ऑफर लिखना है ना। तो कोई भी ऐसा स्वर नहीं था जो ऑफर सही तरीके से लिख पाए। तो इसी वजह से क्या हुआ, इस ऑ को इंट्रोड्यूस करा गया और यहाँ पे अर्धचंद्र लगा के, ये वाला जो अर्धचंद्र है यानी आधे चांद के जैसा निशान लगा के बस क्या किया गया, ऑ को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब मैं कंप्लीटली एग्जैक्टली ऑफर लिख सकता हूँ। तो इस ये वजह रही कि ए और अ इन दोनों को मराठी स्वरों में क्या किया गया, ऐड किया गया 2009 के गवर्नमेंट रिजोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये सिर्फ दो वर्ड्स की बात नहीं है, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे है, बहुत सारी है। जैसे मुझे बॉटल लिखना है तो बॉटल मैं इस तरह से लिखूंगा, है ना, इस तरह से मैं बॉटल लिखूंगा। ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है ना। तो आपके ये समझ में आया होगा कि 12 से 14 ये हमारे स्वर क्यों बन गए और हमारी 12 खड़ी से 14 खड़ी क्यों बनी। हाँ, ये 12 खड़ी नहीं है, हाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो आपके सामने लिखी हुई है ये 12 खड़ी नहीं है, ये तो स्वर है। 12 खड़ी तो आगे जाके हमको पढ़नी है। बस मैं आपको बता रहा हूं कि 12 स्वर थे, अब 14 बन गए हैं। और पहले 12 खड़ी थी, अब 14 खड़ी बन चुकी है। ये जो सामने लिखी हुई है ये 14 खड़ी नहीं है, ना तो ये 12 खड़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सरकार ने क्या किया, कुछ बदलाव किए स्वरों में, और उसमें दो स्वर ऐड कर दिए ताकि इंग्लिश के जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ठीक से लिख पाए, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। दूसरी चीज है, हमें स्वरादि पढ़नी है। स्वरादि क्या है, स्वरादि क्या है, देखो क्या है स्वरादि। जिनके पहले स्वर आता है उन्हें स्वरादि कहते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जिनमें, है ना, जिनमें ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनमें पहले स्वर आता है उन्हें स्वरादि कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें पहले स्वर आता है, यानी बाद में भी तो कुछ आता होगा ना, यानी पहले स्वर आता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वरादि कहते हैं। अब देखो स्वरादि कौन से, बस दो स्वरादि है, बहुत कम है, दो है। पहले अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, स्वरादि अम, है ना, क्या है अम। उसके बाद में है विसर्ग आहा, विसर्ग क्या है आहा, ये है अम और ये है आहा, ये है अम और ये है आहा। अब ये आप समझ लो कि पहले स्वर आता है मतलब क्या। अगर ये जो अम है इसको मैं इसका प्रोनाउंसिएशन में अगर लिखूं, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिख सकता हूँ, सपोज मैं ऐसे लिख सकता हूँ अन, है ना, अन, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे लिखा मैंने। तो एक्चुअल में हमारी जो नीड वाली, हमारी जरूरत वाली चीज क्या है, न। अनुस्वार तो न है ना, इसमें अनुस्वार तो म है। अब कहाँ पे न होता है, कहाँ पे म होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, वो ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल अनुस्वार कौन सा है, न है। एक्चुअल अनुस्वार कौन सा है, म है। लेकिन ये न और ये म कंप्लीट नहीं है। जैसे ये न कंप्लीट है, ये म कंप्लीट है, इसको हमने डायरेक्टली लिखा न और म, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, अन है, न पूरा नहीं है, अम है, म पूरा नहीं है। और ये इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ पे हमें उसके साथ में अ लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा, अ लिखना पड़ा। तो जिसके पहले ये वाली जो चीज़ है, इसके पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर है। तो ऐसी चीज़ें जिनके पहले स्वर होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वरादि। क्या कहते हैं, स्वरादि। हाँ ये भी है आहा, इसका अगर प्रोनाउंसिएशन मैं ऐसे लिखूंगा तो आहा ऐसे लिखेंगे। तो हमें तो ज़रूरत इस हा की है, लेकिन ये हा कंप्लीट नहीं है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ा, अ लगाना पड़ा। और इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, है ना।
ये विसर्ग यानी वो चीज़ होती है जब ह या फिर हमारी सांस निकलने के बाद में, हमारी जो मुंह से जब सांस निकलती है प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, तो जो हवा के निकलने की जो आवाज़ होती है वही विसर्ग है ना, आहा, इस तरह से। तो ये दो विसर्ग है, और आहा। ये स्वर नहीं है, ये स्वरादि है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या है, ये देखो स्वरादि यानी क्या, पहले स्वर आता है। और आप भी इसके बाद में आपको पढ़ना है व्यंजन। क्या पढ़ना है आपको, व्यंजन। और व्यंजन की डेफिनेशन भी आप समझ लेंगे कि व्यंजन क्या है। देखो ये क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण को पूरा करने के लिए किसी वर्ण के अंत में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब हमने स्वरादि पढ़ा था। स्वरादि यानी एक चीज होती है, उसके पहले स्वर आता है। और व्यंजन क्या है, एक वर्ण है उसके बाद में स्वर आता है ना। एक वर्ण है उसके पहले स्वर आता है, और एक वर्ण है जिसके बाद में स्वर आता है। पहले स्वर आया तो स्वरादि, और बाद में स्वर आया तो व्यंजन। पहले स्वर आया तो स्वरादि, और बाद में स्वर आया तो व्यंजन। ठीक है, हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, व्यंजन वो चीज है जिसके बाद में स्वर आता है ना। कैसे, देखते कैसे, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ बाद में स्वर कैसे आता है, किस तरह से। सपोज कि यहाँ पे मैंने एक व्यंजन लिखा, है ना, ये क, ये दिख तो रहा है क, है ना, ये दिख रहा है क, लेकिन ये सिर्फ क नहीं है, क के अलावा भी कुछ है। सिर्फ व्यंजन की अगर बात करें ना, तो क इस तरह से होता है, ऐसे और इस तरह से, ये सिर्फ व्यंजन है ना, ये क है, पूरा क नहीं है। इसको अगर पूरा क करना है तो उसमें अ को ऐड करना पड़ता है, अ को ऐड करना पड़ेगा, और तब जाके वो पूरा क बनेगा, है ना। क्या बनेगा, पूरा क। यानी हमने किसी वर्ण में, यानी ये वाले वर्ण में एक स्वर को ऐड किया, इस स्वर को ऐड किया, यानी बाद में ऐड किया ना, बाद में, है ना, बाद में स्वर आता है तो व्यंजन होता है, वो यही है बाद वाला। क के बाद में आया तो वो हो गया क, क्या हो गया, व्यंजन हो गया। यहाँ पे अगर ब की बात करें तो ब तो इस तरह से होता है ना। जिस ब की हम बात करते हैं ना हमेशा, ये ब अकेला नहीं है, इसमें अ भी है ना। ये वाला ब और ये वाला जब स्वर अ ब मिल जाता है तो वो बनता है ब। तो जब भी हम किसी वर्ण को देखेंगे तो समझ लेना वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक स्वर भी है। तो स्वरों में व्यंजनों में क्या होता है कि किसी वर्ण के साथ यानी बाद में स्वर आ जाता है तो वो होता है व्यंजन। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं ये व्यंजन कौन से है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया, मराठी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपका जो उच्चारण है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, है ना, दब के बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है वो हम अभी देखते हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान में नहीं है आया, समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को रिपीट 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 करके देख सकते हो। पहले क्या है, क, ख, ग, घ, ण, ये है न। ये क्या है, न। आप बोलोगे कि ड है, ये ड नहीं है ना। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, न के जैसा होता है, ण, इस तरह से, है ना। तो ये ड नहीं, इसको ड नहीं पढ़ना है। ड इस तरह से होता है, ड में इस तरह से ऐसे डॉट नहीं होता है, ये डॉट यहाँ पे नहीं होता है ड में, ये ण है। आगे क्या है, च, छ, ज, झ, त्र, च, छ, ज, झ, त्र। अब इसमें देखो दो वर्ण ऐसे हैं, ये वाला है च, आप इसको पढ़ते हो च, ये च नहीं है, इसको मराठी में च कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको मराठी में च कहना है। ठीक है, उसके बाद में है ये वाला, ये वाला है, ये है ज, ये ज है, आप इसको ज कहते हो, बिल्कुल भी गलत है, ये ज नहीं है, ये है ज। क्या कहेंगे इसको, ज। और ये है झ, और ये है त्र। ठीक है, च, छ, ज, झ, त्र। ओके, चलो आगे क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, हाँ, इसका उच्चारण क्या है, ये है ण। कैसे, ण। आप इसको न नहीं बोलेंगे, न तो ये है ना, ये वाला है न, ये वाला न है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये है ण। कैसे है, ण, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, त,
थ, द, ध, न। ध में ये याद रखो, हाँ, यहाँ पे ये जो फॉन्ट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे गोल होता है ना, ये होता है ध, है ना। और घ में उस तरह से नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। और ध में यहाँ पे गोल गुंडी जैसा होता है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। आगे क्या है, य, र, ल, व, श। य, र, ल, व, श। फिर क्या है, श, ये दूसरा वाला श है, हाँ, दूसरा वाला श। श, फिर स, ह, और ये क्या है, ये है ड़, ये है ड़। आमतौर पे इसे लोग ड बोलते हैं, ड नहीं है, ये है ड़। ये इसको आपको ध्यान देना है, इसका प्रोनाउंसिएशन अड़ होता है, अड़, ना कि ड। ड नहीं है, ड तो दूसरा है, आपको मैंने पहले ही बताया, ड दूसरा है, ये है अड़। ये आपको पक्का दिमाग में बिठा लेना है, ये होता है ड़। बहुत सारे वर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको इसको ड नहीं बोलना है, ये होता है ड़। ड़ के बाद ये है क्ष, इसको क्या कहेंगे, क्ष। और उसके बाद में है ज्ञ। अभी जो ज्ञ है, इसका प्रोनाउंसिएशन आमतौर पे आप ज्ञ इस तरह से करते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो GYA, इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ये है ज्ञ, लेकिन ये गलत है ना। इसको ज्ञ नहीं कहा जाता, इसको हिंदी में आप भले ही ज्ञ कहो, लेकिन मराठी में ये ज्ञ नहीं है, ये मराठी में ज्ञ है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, DNY, ज्ञ, इस तरह से करना है, ये है करेक्ट। ठीक है, तो ये है ज्ञ। इस तरह से क्या करना है, आपको सारे व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन ठीक से याद रखना है। ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज की अगर बेसिक की हम बात करेंगे, तो बेसिक में सबसे पहले स्वर, स्वरादि और व्यंजनों को आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको अगर आपने एकदम पक्का कर लिया, तो आगे आपको ना तो रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी, ना तो राइटिंग में आएगी, ना तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में, ना तो स्पोकन में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पक्का कर लो। आपको ऐसे लगता होगा कि ये बहुत इजी हमको आता है, लेकिन आता तो है, लेकिन इस पर मास्टरी होनी चाहिए, इसके प्रोनाउंसिएशन पे मास्टरी होनी चाहिए, तब जाके आप ठीक से स्पोकन कर पाओगे, और तब जाके आप अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पोकन में, सब में ज़रूरी है, इसलिए आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके पहले वाले जो सेशन था उसको भी आपको देखना है, अगर नहीं देखे होगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। और मराठी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसी चैनल पे आपको मिलेगी। चैनल का नाम है लर्न मराठी विद इरा एकेडमी, ये चैनल का नाम है, आप जाके उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यानी शेयर उनसे कर दीजिएगा जो मराठी सीखना चाहते हैं। इस पर वही कंटेंट होगा जो मराठी सीखने में आपके काम आएगा, यानी ये जो चैनल है पूरी तरह से मराठी सीखने के लिए बनाया गया है ना, तो मराठी ही उसके ऊपर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको जिनको मराठी सीखना है उनके पास आप क्या कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा, है ना, आप उसकी लिंक भेज दीजिएगा। उसकी जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, या फिर ये वीडियो भी आप उनको शेयर कर सकते हो, जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट वाला जो सेशन है, ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करते हैं, यही तक स्टॉप करते हैं। आगे वाले सेशन में देखेंगे नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, वहाँ पर हम जाएंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, उससे पहले हमें वर्ड फॉर्मेशन देखना है ना, मात्राएं देखनी है, बाराखड़ी देखनी है। तो आपको क्या करना है, इस सेशन को जाके लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।